बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज़ के पहले दोनों मैचेस जीत चुका है और इन दोनों मैचेस की जीत जो है ऑब्वियसली ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत खुशाइंद है, क्योंकि आगे हमने एशिया कप खेलना है। बहुत बड़ा हमारा मुकाबला भारत के साथ होने जा रहा है। दूसरी भी बड़ी टीमें उसमें आ रही हैं। ऑब्वियसली श्रीलंका के ख़िलाफ़ भी हम खेलेंगे एशिया कप में। फिर अफ़गानिस्तान भी बड़ी टीमों में से एक है, बांग्लादेश है। उनमें से एक अफ़गानिस्तान तो ऐसी टीम है कि जिसको हम शिकस्त दे चुके हैं। यूएई निस्बतन कमज़ोर टीम है, लेकिन हमारे ग्रुप में है। कमज़ोर तो मैं नहीं कहूँगा, निस्बतन ना तजुर्बाकार टीम है। और इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों ना तजुर्बाकार उनको कह रहा हूँ आगे चल के वीडियो में। लेकिन वो भी हमारे ग्रुप में है, तो उसके खिलाफ भी हम मैच जीते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और इस खबर को खुद हमारे कोच जो हैं माइक हैसन, उन्होंने भी बतौर एक जिसको आप कहते हैं ना कि डेडिकेशन के तौर पे लिया है कि ये जो दोनों जीत पाकिस्तान की टीम को हासिल हुई हैं, उन्होंने इसको डेडिकेट किया है पाकिस्तान के जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनके साथ। इस वक्त पाकिस्तान में फ्लडिंग की कंडीशन है और काफ़ी सारा जानी माली नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, जिस पे ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बैठ के भी मेरे बहुत से प्यारे यहाँ पाकिस्तान में हैं। आप सब लोग भी मेरे प्यारे हैं। मेरे अज़ीज़ रिश्तेदार यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं। ऑब्वियसली उनके हवाले से भी फ़िक्रमंद हैं हम, और पूरे पाकिस्तान के हवाले से फ़िक्रमंद हैं। केपीके में बड़ा नुकसान हुआ, उसके बाद अब पंजाब में काफ़ी नुकसान हुआ। अब ख़तरा जो है वो सिंध की तरफ चल रहा है और वहाँ पे चल के जो है वो बहुत ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल सामने आ रही है। हमारी भी दुआएं सबके साथ हैं और हम समझते हैं कि इस मुश्किल वक्त में हमें अपने मुल्क के सभी जो हमारे बसने वाले हैं उनके लिए दुआ गो भी होना चाहिए, और जो हम कर सकें वो हमें करने की ज़रूरत है। हमारी हुकूमतों को भी करने की ज़रूरत है और ख़ुद आवाम को भी इस हवाले से एहतियात करने की ज़रूरत है। बहरहाल वो डेडिकेट कर दिया उन्होंने जीत को पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के नाम। फिर अभी कल ही जो है वो पेशावर में एक बहुत बड़ा मैच भी हुआ है जो कि जिसमें आवाम का एक जम्मे गफ़ीर उमड़ आया पाकिस्तान के सुपरस्टार्स को देखने के लिए, ख़ास तौर पे बाबर आज़म को देखने के लिए, क्योंकि वहाँ लोग जो नज़र आ रहा था वो यही नज़र आ रहा था कि वो बाबर आज़म को देखने के लिए आए हैं और बाबर आज़म की बैटिंग को देखने के लिए आए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर आज़म उस तरह से वो नहीं कर पाए जो लोगों को उम्मीद थी। लेकिन ये था कि उनकी तरफ से कुछ छक्के नज़र आए हैं और वो अपने T20 रंग में आने की उन्होंने भरपूर कोशिश की है। अनफॉर्चुनेटली सईद अजमल की बहुत बॉल के ऊपर वो बोल्ड हो गए, जिस पे लोगों ने बड़ी बात की कि ये तो सईद अजमल जो हैं वो उनसे भी अब आउट हो रहे हैं। स्पिनर्स के अगेंस्ट बाबर आज़म का जो प्रॉब्लम है वो अपनी जगह पे मौजूद है और वो स्पिनर से भी आउट हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल भाई वो उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, उसको मैं देख रहा था कि जब वो आउट हुए तो साथ ही जो है वो यूट्यूब और दूसरे जो जिन मीडियम्स के ऊपर ये मैच लाइव दिखाया जा रहा था, फौरी तौर पर लोग कम हो गए, देखना बंद कर दिया उन्होंने। ये मैंने अपनी आंखों से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में देखा था कि बाबर आज़म जैसे ही आउट हुए इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच में, तो फौरी तौर पे जो है वो लोग उठ के मैदान में से जाना शुरू हो गए और आधा स्टेडियम खाली हो गया। तो भाई अब हमें अच्छा लगे ना लगे, आपको अच्छा लगे ना लगे, बाबर आज़म जो है वो एक ब्रांड है ऑब्वियसली लोगों की नज़र में, और उसकी एक कल्ट फॉलोइंग है। अब बाबर आज़म के हवाले से अगर हम बात करें तो बाबर आज़म के हवाले से ये दो मैचेस हम जीते हैं, ये एक बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए मूविंग फॉरवर्ड टू द एशिया कप। लेकिन ये बाबर आज़म के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि बाबर आज़म की जो पाकिस्तान टीम में शमूलियत के कुछ इम्कानात मौजूद थे, अब उन इम्कानात को भी रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि ज़रूरत नहीं है बाबर आज़म की। इस पे आप मुझे राय दें कि क्या अभी भी पाकिस्तान को बाबर आज़म की ज़रूरत है एशिया कप को लेकर के? क्योंकि एक वाहिद प्लेयर ऐसा था कि जिसकी फ़िटनेस के ऊपर सवालिया निशानात थे और वो था फ़खर ज़मान। अभी भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे उस तरह से कि जिस तरह से हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 2 मैचेस हो गए, दोनों में वो नाकाम हुए हैं। साइम अयूब जो थे वो पहले मैच में नाकाम थे, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने एक गेम चेंजिंग मैच विनिंग इनिंग्स खेल दी है। तो साइम अयूब के ऊपर से प्रेशर हट गया है। लेकिन
अभी भी जो प्रेशर है वो मौजूद है हमारे पाकिस्तान के फ़खर ज़मान के ऊपर। लेकिन फिटनेस के हवाले से अब जो खदशात थे वो काफ़ी हद तक दूर हो गए हैं। तो सवाल ये था कि जी अगर वो फिट ना हुए तो उनकी जगह बाबर को शामिल कर लिया जाएगा नंबर 3 के ऊपर। लेकिन यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि फ़खर ज़मान की जो फिटनेस है उसने बाबर आज़म की जो टीम के अंदर शमूलियत के कुछ इम्कानात थे मादूम कर दिया है, उन इम्कानात को भी ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान मैच जीत गया है जी। पहला मैच जो है वो पाकिस्तान बेहतर मार्जिन से जीता अफ़गानिस्तान के साथ, और दूसरा मैच थोड़े कम मार्जिन से जीता यूएई के ख़िलाफ़। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस सीरीज़ में अब पाकिस्तान टॉप पे है और दूसरी दो टीमें जो हैं वो फाइनल के लिए आपस में जिद्दोजहद करेंगी, क्योंकि जो जिसके बारे में वो हमारे दोस्त शाहिद हाशमी ने कहा था ना कि अफ़गानिस्तान के कप्तान को कि यू आर द सेकंड बेस्ट टीम इन द एशिया, और आपने साबित किया था। बहरहाल उन्होंने वर्ल्ड कप में ये कहा था कि आप सेकंड बेस्ट टीम है T20 वर्ल्ड कप 2024 में, क्योंकि पाकिस्तान की टीम तो बाहर चली गई थी, श्रीलंकन टीम भी बाहर निकल गई थी, तो ये बांग्लादेश भी पीछे रह गई, तो यही टीम आगे सेमीफाइनल में गई थी और इंडिया फाइनल में ऑब्वियसली पहुंचा था और वर्ल्ड चैंपियन बना था। तो इस वजह से उन्होंने ये कह दिया, लेकिन उस पर सलमान अली आगा ने भी मुँह बनाया और उन्होंने भी कहा कि भाई ये अब अफ़गानिस्तान को सेकंड बेस्ट टीम करार दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने उस सेकंड बेस्ट टीम को तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया है जी। इस वक्त पॉइंट्स टेबल में अफ़गानिस्तान की टीम जो है वो तीसरे नंबर पे पहुंची हुई है, क्योंकि नेट रन रेट में वो पीछे रह गए। उनका मार्जिन जो जीत का है वो पाकिस्तान और यूएई से कम ज़्यादा था, जीत का मार्जिन, हार का मार्जिन, और इस वजह से वो अब तीसरे नंबर पे नेट रन रेट की वजह से चले गए हैं। अगर वो एक मैच हार जाते हैं मज़ीद तो उनको प्रॉब्लम बन जाएगी। बाय द वे उन्होंने ये कहा था राशिद खान ने कि हम पाकिस्तान को एक भी मैच नहीं जीतने देंगे, तो एक मैच तो पाकिस्तान जीत गया। लेकिन सर ये जीत की खुशी में ना हम बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं। जीत कहते हैं ना कि आपके लूप होल्स को छुपा देती है, लेकिन छुपाना नहीं चाहिए, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। और एशिया कप से पहले पाकिस्तान टीम में कुछ बड़ी बड़ी खामियां जो हैं वो देखने को मिली हैं। मैं उन खामियों का एक एक करके जिक्र करूंगा, आप भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि अगर मेरी नज़र से कोई रह जाए। तो सबसे प्रॉब्लम जो ये है ना कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम, एक तो फ़खर ज़मान की फॉर्म पाकिस्तान के लिए मसला है, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड वो किसी भी मैच में उनका वो रिदम में वापस आ सकते हैं। मेरे ख्याल में वो एक बड़े मैच का प्लेयर है, इसी तरह का उसका माजी भी रहा है, लेकिन यह है कि जैसे ही उसको मौका मिलता है वो फॉर्म में वापस आता है और वो किसी भी मैच को पलट के रख सकता है। ये वो प्लेयर है। सो बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर, पाकिस्तान का बड़ा प्लेयर है। उसके हवाले से परेशान तो हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। परेशानी बैटिंग में जो अगर है ना, तो वो इस वक्त पाकिस्तान के जो नज़र आ रही है वो मेरे भाइयों मोहम्मद हारिस की शक्ल में है। पाकिस्तान मोहम्मद हारिस को मैं समझता हूँ कि नंबर 7 पे खिलाने का कोई तुक नहीं बनता। एक बंदा जिसने नंबर 3 पे या तो बैटिंग की है या नंबर 4 पे बैटिंग की है, अब आप उसको नंबर 7 पे ले गए हैं, ये एक सवालिया निशान है मेरे ख्याल में उसके हवाले से। लेकिन दूसरी जानिब ये एक रीज़न भी नहीं होनी चाहिए कि आपके ना परफॉर्म करने की। आप देखिए पाकिस्तान शाहीन की कप्तानी कर चुके हैं, पाकिस्तान अंडर 19 की कप्तानी कर चुके हैं, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, लेकिन जो इस वक्त वो शॉट्स खेल रहे हैं उनसे वो लगता नहीं है कि वो कोई इंटरनेशनल प्लेयर है। वो बिल्कुल ही एक क्लूलेस किस्म के बल्लेबाज दिखाई दे रहे हैं। विकेट कीपिंग ठीक है, लेकिन जहां तक बात उसकी बैटिंग की है वो पाकिस्तान के लिए यूज़फुल साबित नहीं हो रहे, और मुझे नहीं लगता कि वो नंबर 7 के ऊपर कोई इतना यूज़फुल साबित हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब आप अगर उनको नंबर 3 पे खिलाएंगे तो फिर नंबर 3 पे अगर आप उनको बल्लेबाजी करवाएंगे तो बाकी सबको आपको नीचे लेके जाना पड़ेगा, और वो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस वक्त इस मूड में है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें सेटल हो चुकी हैं। नंबर 4 पे सलमान अली आगा काफ़ी हद तक सेटल हो चुके हैं, नंबर 5 पे हसन नवाज सेटल हो चुके हैं, नंबर 6 के ऊपर आपके जो हैं वो अच्छा खासा मोहम्मद नवाज़ इस वक्त ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहे हैं, और उनके पीछे भी खुशदिल शाह बैठे हुए हैं। फिर जो हैं वो इसके अलावा भी पाकिस्तान के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। तो यहाँ पे हुसैन तलत मौजूद है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि फिर नंबर 7 ही एक पोजीशन बनती है, या फिर पाकिस्तान
कोई ट्राई कर सकता है कि साहबजादा फरहान को, हमारे दोस्त मुनीब शौकत मुझे मशवरा दे रहे हैं कि भाई साहबजादा फरहान को विकेट कीपिंग करवाएं, इसको टीम से निकालें और इसकी जगह हुसैन तलत को शामिल कर लें या खुशदिल शाह को शामिल कर लें। टीम आपकी बैटिंग मजीद मजबूत हो जाएगी, थोड़ा ऑलराउंड टच भी मिल जाएगा, दोनों की सूरत में मिलेगा। हुसैन तलत भी बॉल कर लेते हैं और खुशदिल शाह भी। मैं समझता हूँ कि अगर आप उनको बाहर करते हैं और साहबजादा फरहान से विकेट कीपिंग करवा लेते हैं तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अगर आपने मोहम्मद नवाज़ को खिलाना है तो फिर आपको मोहम्मद नवाज़ के साथ हुसैन तलत एक बेहतर चॉइस नज़र आते हैं और वो आपकी बैटिंग को थोड़ी डेप्थ भी दे सकते हैं। थोड़ी सी मुश्किल कंडीशंस आगे आ सकती हैं बैटिंग को लेकर, लो और स्लो पिचेस में, तो वो थोड़ी डेप्थ भी दे सकते हैं। बहरहाल ये तो बैटिंग की अंदर है, बाकी ठीक चल रहा है। पाकिस्तान की जो पेयरिंग है वो ठीक है, बैटिंग में पाकिस्तान के लिए इतनी ज़्यादा परेशानियाँ नहीं है। बॉलिंग प्रॉब्लम है। देखिए पहला मैच था उसमें हमें राशिद खान ने पीटा आखिर में आके, और वो अलग बात कि ऐसे जब टीमें शुरू में आउट हो जाती हैं तो कोई ना कोई बीच में चलता है, वो मारता भी है क्योंकि वो बेखौफ होकर खेल रहा होता है, उसको कोई टेंशन नहीं होती। मैच टीम हार चुकी होती है और उसको पता होता है कि भाई हमने ऑलमोस्ट हम हारे ही हैं, ट्राई करके देख लेते हैं, हारे ही हुए हैं। तो इस सूरत में वो कहते हैं ना कि जब वो चिराग बुझने वाला होता है तो उसके आखिरी लम्हात में वो फड़फड़ाता है, तो वो वाली सिचुएशन होती है, मैं मानता हूँ। लेकिन सर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेला है वो बुरा मैच खेला है। जो भी है, मतलब आपको एंड में आपके बॉलर्स ने जो मार खाई है राशिद खान से, वो भी एक सवालिया निशान है। और ज़्यादा बुरा मैच जो पाकिस्तान ने खेला है वो यूएई के खिलाफ खेला है। एज अ बॉलिंग टीम मैं बात कर रहा हूँ, मैच हम जीत गए, मैं अब खामियों की बात कर रहा हूँ। भाई आपके बॉलर्स को उठा उठा के आसिफ खान ने मारा है, और मैं समझता हूँ कि यूएई की टीम कमज़ोर टीम होने की वजह से पाकिस्तान से नहीं हारी, ना तजुर्बाकारी की वजह से हारी है। जो विकेट गंवाई मोहम्मद वसीम की, वो ना गंवाई होती तो पाकिस्तान ये मैच हार जाता। ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, ये मेरा पूरा यकीन है कि पाकिस्तान की टीम इस मैच में टॉपल कर सकती थी, हार सकती थी। प्रॉब्लम यह है कि हमारे ये जो बॉलर्स हैं जिनको हमने सेकंड उसके ऊपर रखा हुआ था कि जनाब हमारा कोई मेन बॉलर नहीं चलेगा तो हम इनको लेके आएंगे। सलमान मिर्जा ने फिर भी कंपैरेटिवली बेहतर बॉलिंग की है, लेकिन हसन अली बीच में अच्छी बॉलें फेंक जाता है, बीच में 6 वाली बॉलें फेंकता है, और बंदा हैरान हो जाता है कि यार अब इतना तजुर्बा सब कुछ होने के बावजूद अगर एक बंदा प्रॉपर जगह पे बॉल नहीं फेंक पाता तो फिर उसके लिए भी बंदा अफसोस ही कर सकता है। और सुफियान मुकीम, देखिए जिस तरीके से सुफियान मुकीम को मारा ना, ये एक बहुत बड़ा परेशान कुन लम्हा है पाकिस्तान के लिए। मतलब सुफियान मुकीम पे मैं उम्मीद रख रहा था कि ये बंदा जो है वो एक पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड साबित होने जा रहा है, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ ये हुआ है, सुफियान मुकीम के साथ हुआ है, मैं समझता हूँ थोड़ा सा आई ओपनर भी है हमारे लिए भी और इन बॉलर्स के लिए भी। इन्होंने ज़्यादा ही आसान ले लिया था यूएई को, और आसिफ खान को भी ज़्यादा आसान ले लिया था। इन्होंने कहा था हम जीत गए मैच, 75 पे 74 पे उनके 5 आउट कर दिए, मैच जीत गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इन्होंने थोड़ा ढीले पड़ गए ना, बॉलर ढीले पड़ गए और ये समझ रहे थे कि जी हम मैच जीत चुके हैं। उसी वो अफगानिस्तान के खिलाफ भी हमने यही सोचा कि जी हम मैच जीत गए, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पे राशिद पीट गया हमें, यहाँ पे आसिफ खान ने अच्छी खासी धुलाई की। तो ये मैं समझता हूँ कि इन प्लेयर्स को थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। सुफियान मुकीम बाज़ औक़ात आधी पिच में बॉल फेंक रहा होता है और ऐसे लग रहा है कि यार ये घबरा रहा है आगे बॉल करने से। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, सुफियान मुकीम की जगह हमें अगले मैच में मैं समझता हूँ कि हमें टीम में तब्दीली करनी चाहिए। सुफियान मुकीम को एक आध मैच के लिए बिठाइए, अबरार अहमद को लेके आइए। जब आप ऑलरेडी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आपकी टीम में खेल रहा है तो आप अबरार अहमद को लाइए, और फिर या फिर ये कीजिए कि अबरार और एक मैच में कॉम्बिनेशन दोनों का भी आजमा के देखिए कि किसी पिच के ऊपर आप अबरार और सुफियान दोनों को भी खिला सकते हैं। डेप्थ लाइए अपनी बॉलिंग के अंदर, और ये पाकिस्तान को करना होगा। खामियां पाकिस्तान की बॉलिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। कप्तानी ठीक चल रही है, लेकिन वहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि जो आगा हैं सलमान, वो ना बहुत ही ठंडे कप्तान है, कुछ भी नहीं कहते, कुछ बस च्युइंगम मुंह में उन्होंने चबा रहे होते हैं और कोई टेंशन नहीं ले रहे होते, ना बॉलर्स के ऊपर गुस्सा होते हैं ना फील्डर्स के ऊपर गुस्सा होते हैं। थोड़ा सा इनको
टफ टाइम देना चाहिए अपने प्लेयर्स को और मौके के ऊपर भी थोड़े रिएक्ट करना चाहिए उनको कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। मतलब थोड़ा सा तो एक्सप्रेशन उनके अंदर गुस्से का भी आना चाहिए, पता चलेगा यार कप्तान जो है वो हमें नोट कर रहा है और हमारे लिए ये ठीक नहीं है। तो मैं ये एक सीरीज बहरहाल अच्छी है पाकिस्तान के लिए, ट्राई नेशन सीरीज, इसका फ़ायदा होगा क्योंकि जब आपकी खामियां सामने आती हैं तो आप उनके ऊपर भी काम करते हैं। लेट्स होप एंड सी के पाकिस्तान आगे चल के क्या करता है। अब 2 तारीख को पाकिस्तान का मैच है, 31 को आपको पता है कि वक्फा है, तो मैच नहीं होगा, कल मैच नहीं होगा, लेकिन यकम को यूएई और अफ़गानिस्तान के दरमियान बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है वो, अगर यूएई अफ़गानिस्तान को अपसेट कर देता है और फिर सेकंड बेस्ट टीम कहीं और जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान का मैच अब फिर एक बार अफ़गानिस्तान के साथ 2 सितंबर को होगा। तब तक के लिए बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।